हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं जवाहरलाल नेहरू जी की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम उसमें से अगला चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका नाम है खेती से पैदा हुई तब्दीलियाँ। तब्दीलियाँ का मतलब है चेंजेस, कि किस तरह से मनुष्य की सभ्यता में जब मनुष्यों ने खेती करना सीख लिया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज के बारे में उसे थोड़ा थोड़ा करके जानकारी हो गई, तो इससे उनके रहन सहन के ढंग में, उनकी लाइफ स्टाइल में किस तरह के चेंजेस आए, कैसे कैसे चेंज आए। तो पढ़ते हैं। नेहरू जी ने कहा कि अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हाल चाल बताया था, कि किस तरह से मजहब बने होंगे, किस तरह से लोगों ने अलग अलग काम करने शुरू किए होंगे। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर अपना जीवन गुजर बसर करता था तो काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रह कर के बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। लेकिन जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात ये हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गया, क्लासिफिकेशन हो गया कि भाई ये काम ये लोग करेंगे, ये काम ये लोग करेंगे। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। तो बड़े तौर पर काम का बंटवारा दो हिस्से में हो गया, खेती करना और शिकार करना, एग्रीकल्चर और हंटिंग। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए आदमी ने नए नए पेशे सीखे, नए नए काम सीखे और वे उस काम में पक्के होते चले गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा ये हुआ कि लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। कहने का मतलब है कि लोग घर बनाने लगे, सेटलमेंट्स बनाने लगे, है ना। लोग टिक करके एक जगह पर रहने लगे। जब आप अपनी हिस्ट्री पढ़ोगे क्लास 5 या 6 में, तो वहाँ पर भी सेटलमेंट्स की चर्चा होती है। तो सेटलमेंट्स बनाने से पहले, खेती करने से पहले, ये जो मनुष्य हुआ करते थे ये कैसे थे? ये नोमैड हुआ करते थे, बंजारे हुआ करते थे। एक जंगल के पास में गए, वहाँ जब तक फल है, जब तक शिकार के लिए जानवर है तो वो वहाँ रहते थे और बाद में वहाँ से फिर दूसरी जगह चल जाते थे। उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं हुआ करता था। लेकिन जब उन्होंने खेती करना सीख लिया तो अब वो एक जगह पर टिक करके रहने लगे। उन्हें लगा कि नहीं, ये मेरा खेत है, इसमें मैंने बीज डाले हैं, सिंचाई की है, 3 महीने 4 महीने के बाद यहाँ पर फसल होगी, उसे हार्वेस्ट करके रखना होगा, फिर अगले सीजन में मैं यहाँ पर इसी फसल की खेती करूँगा। तो अब वो एक जगह पर रुक करके रहने लगे। इससे गांव और कस्बों में आबादी बढ़ने लगी। लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर के परिवार के साथ रहने लगे। उनके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि शिकार तो हर एक जगह मिल जाता था, लेकिन वो हर जगह अपने खेत को तो लेकर के नहीं जा सकते थे। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। तो गाय, बकरियां और बाकी सारे जानवर क्यों? क्योंकि अब उन्हें जानवरों को पालतू बनाना भी आ गया था, और गाय, बकरी या दूसरे जानवरों से उन्हें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, खाने की चीज़ें, जैसे कि दूध, है ना। कुछ जानवरों को वो इसलिए पालते थे क्योंकि वो मांसाहारी थे, उनका मांस मिलता था। भेड़ इसलिए पालते होंगे क्योंकि उससे उन्हें ऊन मिलता होगा, जिससे वो गर्म कपड़े तैयार करते होंगे। ये चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे सीखी होंगी। तो जब वो इतने सारे जानवरों के साथ में एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे, तो जानवरों को वहीं ले जाएंगे ना जहाँ पर चरागाह हों। चरागाह का मतलब है वो जगह जहाँ पर जानवरों के लिए भरपूर चारा, घास या उस तरह के खाने वाले पौधे मौजूद हों। अगर ये नहीं हुआ तो फिर वहाँ पर वो कैसे ले जाएंगे जानवरों को? तो जब उन्होंने खेती करना सीख लिया तो उन्हें ये भी चीज़ तो पता चल गया कि जिन पौधों को हमारे जानवर खाते हैं, हम उन्हें अपने खेतों में भी तो उगा सकते हैं। और ये तरकीब उन्होंने जान ली होगी। इसी वजह से वो अब एक जगह पर रुक करके रहने लगे। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा
ना होती थी और सारी की सारी जाति को, फैमिलीज़ को दूसरी जगह जाना पड़ता था, ऐसा पहले होता था। आप इस पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हो कि आदि मानव के बाद में जब उन लोगों ने खेती करना सीख लिया तो कैसे वो रहते थे। हालांकि ये ड्राइंग ब्लैक एंड वाइट है, फिर भी काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे आप देखो कि इस बंदे के हाथ में औजार के नाम पर ये किसी जानवर का सींग नज़र आता है ना। इसे भी वो टूल्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। ज़मीन को जोत करके उसमें बीज बो करके छोड़ करके वो आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ उन्हें सिंचाई करनी होती या उसके कुछ महीनों के बाद उसमें से फसल की कटाई करनी होती। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई कि खेती करने से पहले मनुष्य की सभ्यता, मनुष्य जब रहा करते थे तो वो घुमंतू थे, नोमैड्स थे, बंजारे थे, कहीं भी टिक करके नहीं रहते थे। जहाँ मर्जी हुई, जहाँ उन्हें जानवर मिले, जंगलों में फल मिले, सब्जियाँ मिली, वो वहाँ चले जाते थे। लेकिन जब उन्हें खाने के लिए जानवर और फल के अलावा भी एक तीसरी चीज़ मिली, अनाज, और उन्होंने खेती करना सीख लिया, तो खेती ऐसा काम था जिसमें कि अक्सर एक फसल में 4 महीने का समय लगभग लग ही जाता है। तो अब उनके लिए टिक करके रहना ज़रूरी हो गया। ये मनुष्य के सभ्यता के इतिहास में, विकास की कहानी में एक बड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पर मनुष्यों ने खेती करना सीख लिया, क्योंकि उसके बाद से वो टिक करके रहने लगे, गांव बनने लगे, शहर बनने लगे। इसके बाद की विकास की कहानी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई थी वो ये थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। तो आप सोच सकते हो कि उनकी ज़िंदगी में ये आराम कहाँ से आ गया, क्योंकि पहले वो जो शिकार करके लाते थे तो जानवरों का मांस उनके पास में फ्रीज करके स्टोर करके रखने का ऑप्शन नहीं था। उसे तो बस 2-3 दिनों में उन्हें खा करके ख़त्म करना होता होगा, 2-3 दिन भी मुश्किल होते होंगे। लेकिन खेती से ज़मीन में खाना पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने के काम से ज़्यादा आसान काम था। इसके सिवा ज़मीन में खाना भी इतना पैदा होता था जिसे वो 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते भर में खा करके ख़त्म नहीं कर सकते थे। तो इसे वो संभाल करके रखते थे, इसे हिफाजत से रखते थे। जानवरों का मांस आप ज़्यादा दिनों तक कच्चा मांस ऐसे ही नहीं रख सकते। 2 से तीसरे दिन उसमें सड़न आएगी, कीड़े लगेंगे, मक्खियाँ लगेंगी, चींटियाँ लगेंगी, बहुत सारी बातें हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन आप अनाज को काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो गया ना, और ये एक बड़ी वजह थी कि अब उनकी ज़िंदगी आराम से कटने लगी। एक और मज़े की बात कि जब आदमी निपट शिकारी था, है ना, सिर्फ उसे हंटिंग करना आता था, तो वो कुछ भी जमा ना कर सकता था, या कर भी सकता तो बहुत कम, किसी तरह से पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहाँ वह अपने रुपये और दूसरी चीज़ें रख सकता था, न ही उसके पास में फ्रिज था, न स्टोर हाउस था, न कोल्ड स्टोरेज हुआ करता था, है कि नहीं। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना होता था। खेती में उसे एक फसल से ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाया करता था। तो इस बचे हुए खाने को, बड़े ढेर के खाने को, फालतू खाने को वो जमा कर लेता था, और इसे जमा करना आसान था क्योंकि हम मांस को जमा करके नहीं रख सकते। तो लोगों के पास में ये सरप्लस खाना इतना ज़्यादा हो जाता था कि वो उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है ना कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहाँ लोग रुपये जमा करते हैं, चेक लिख करके पैसे निकाल सकते हैं। अब तो पेटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये रुपया कहाँ से आता है, कभी गौर किया है? अगर गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि ये जो सरप्लस रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी ज़रूरत से, एक दिन की ज़रूरत से ज़्यादा का है, तो इसीलिए वो बैंक में रखते हैं। तो वही लोग मालदार हैं। मालदार होने का मतलब है
धनी हैं, जिनके पास बहुत सा रुपया है, बहुत सा सरप्लस रुपया है। फालतू शब्द मुझे कुछ अच्छा नहीं जच रहा, तो मैं कहूँगा सरप्लस, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा, एक दिन की या एक महीने की ज़रूरत से भी ज़्यादा रुपया। उसी को तो लोग बैंक में रखते हैं ना, शेयर्स में रखते हैं, एफडी में रखते हैं। और जिनके पास कुछ नहीं वो क्या कहलाएंगे? जिनके पास में ये सरप्लस रुपया है उन्हें हम धनी कह सकते हैं, मालदार कह सकते हैं। लेकिन जिनके पास में कुछ नहीं वे गरीब कहलाएंगे। तो आगे तुम्हें मालूम होगा कि ये सरप्लस रुपया आता कहाँ से है। इसका कारण ये नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल तो जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास भी बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना होता है। तो ये एक विडंबना की बात है, ये आजकल के आधुनिक ज़िंदगी की बात है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो तबके होते हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। तो अक्सर अमीर वर्ग को कुछ समय तक मेंटल लेबर ज़्यादा करना होता है, और जो गरीब वर्ग होता है वो फिजिकल लेबर ज़्यादा करता है। तो फिजिकल लेबर करने वाले ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते, नहीं बचा पाते। बात लिखी है ना कि उसे पसीना बहाना होता है। तो कितना बुरा इंतज़ाम है, ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। बहुत से लोग समझते हैं कि इस बुरे इंतज़ाम के सबब से दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम ये बात ना समझ सको, इसलिए इसमें सिर ना खपाओ, थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। सही बात है कि छोटे बच्चे इस बात को अभी नहीं समझ पाएंगे कि लोग गरीब क्यों हैं और अमीर क्यों हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 6 क्लास के बाद में, 7 क्लास के बाद में, मिडिल स्कूल के बाद में बच्चे इस बात को समझ सकते हैं। दुनिया में काफ़ी तेज़ी से बदलाव हो रहा है, सुधार हो रहा है, तो अब बच्चे अर्ली एज में भी काफ़ी सारी बातें सीखने समझने लगे हैं। तो आखिरी पैराग्राफ में नेहरू जी कहते हैं इस चिट्ठी में कि इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना काफ़ी है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वो एकदम खा सकता था, तो इसे जमा कर लिया जाता था। उस ज़माने में न रुपये थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता था वही अमीर कहलाते थे। अगर आप गांव की बात करो तो आपको इस तरह का सिनेरियो मिल जाएगा। गांव में कहने का मतलब ये है कि आजकल के समय में भी गांव में वह व्यक्ति जिनके पास में ज़्यादा खेत है, ठीक है, खेत ज़्यादा है, ज़मीनें ज़्यादा हैं। ज़मीन में दोनों तरह की बात होगी, रिहायशी मकान वाली ज़मीन और खेती वाली ज़मीन। और इसके अलावा क्या है कि जिनके पास में जानवर ज़्यादा होंगे। जानवर का मतलब यहाँ पर पालतू जानवरों से है, वो जानवर जो हमारे खेती के काम आते हैं, जिनसे हमें दूध मिलता है, गाय, भैंस, है ना। और सपोज़ करो कि अगर वह व्यक्ति मीट का व्यापार करता हो तो बकरी, मुर्गी, भेड़, मुर्गी और भेड़, ये जानवर। और एक समय था जब बीच के समय में, अभी से 400-500 साल पहले की बात करें तो लोग घोड़े भी रखा करते थे, घोड़े और हाथी भी, है ना, घोड़े और हाथी भी। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई गांव में आजकल के समय में भी जिन लोगों के पास में खेत ज़्यादा होंगे, ज़मीन ज़्यादा होंगे, गाय ज़्यादा होगा, भैंस बैल ज़्यादा होंगे, बकरी मुर्गी भेड़ ज़्यादा होंगे, और पुराने समय की बात करें तो उनके पास में घोड़े हाथी भी होते होंगे। तो जिनके पास ये चीज़ें ज़्यादा होती होंगी वही धनी आदमी कहलाता होगा। जिनके पास में जितना ज़्यादा है वो उतना ही धनी कहलाता होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें हैं तो उसके पास में
अनाज ज़्यादा है, फल ज़्यादा है, दूध के स्रोत ज़्यादा हैं, मांस के स्रोत ज़्यादा हैं, है ना। और इन चीज़ों का व्यापार करके वो पैसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, तो वो धनी आदमी है। तो जिन बच्चों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो वो आज के समय की बात में, आधुनिक युग की बात करके मुझे लिख करके बता सकते हैं कि आजकल के समय में, आधुनिक समय में धनी कौन है, हु इज़ द रिच इन मॉडर्न पीरियड, है ना। आजकल के समय में धनी आदमी कौन है, आप मुझे लिख करके बताओ। जिनका जवाब मुझे अच्छा लगेगा मैं उनसे कभी बात कर सकता हूँ, मैं उनके डिमांड पर कभी कोई एक लेक्चर, एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना, है ना, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी तुरंत आ जाए। आगे चल कर के मैं इस तरह की किताबें और आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स भी लेकर के आ रहा हूँ। आप देखोगे कि हफ्ते में 4 वीडियो तो मिल ही जाएंगे आपको। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में।